नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। राजधानी देहरादून से बड़ी खबर। धामी सरकार का बड़ा फैसला। गैरसैंण में होगा विधानसभा का सत्र। 13 से 18 मार्च तक होगा ग्रीष्मकालीन सत्र। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत भी करा चुके हैं ये सत्र और आज भी अधर में अस्थायी राजधानी का मुद्दा अटका हुआ है और इसी को लेकर बड़ा फैसला सीएम के द्वारा लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको राजधानी देहरादून से बता रहे हैं, जहां धामी सरकार का बड़ा फैसला हो चुका है। गैरसैंण में होना है विधानसभा का सत्र। 13 से 18 मार्च तक होगा ग्रीष्मकालीन सत्र। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत भी करा चुके हैं ये सत्र। आज भी अधर में अस्थायी राजधानी का ये मुद्दा अटका हुआ है। धामी सरकार ने इसको लेकर बड़ा फैसला लिया है। गैरसैंण में होगा विधानसभा का सत्र और ये सत्र 13 से 18 मार्च तक चलेगा। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत भी इस सत्र को करा चुके हैं और आज भी अधर में राजधानी का मुद्दा अटका हुआ है। धामी सरकार का बड़ा फैसला। बड़ी जानकारी आपको राजधानी देहरादून से बता रही हैं। और 13 से लेकर 18 मार्च तक ग्रीष्मकालीन सत्र चलेगा। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस सत्र को पहले करा चुके हैं और इसको लेकर हम ताजा अपडेट आपको बता दें। धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 13 से लेकर 18 मार्च तक ग्रीष्मकालीन सत्र चलेगा। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत सत्र को करा चुके हैं। आज भी मुद्दा अधर में अटका हुआ है। धामी सरकार ने इसको लेकर बड़ा फैसला लिया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई है और सीएम आवास में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कुल 52 प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्य सचिव एसएस संधू ने कहा कि बैठक में कुल 52 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2023 को मंजूरी दी और जमीनों के सर्कल टेस्ट रेट को भी बढ़ाया गया है। जोशीमठ आपदा के लिए पुनर्वास नीति को 3 भाग में रखा गया है। विधानसभा का आगामी बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा और महाकाल और काशी विश्वनाथ की तर्ज पर हरिद्वार में हर की पौड़ी कॉरिडोर बनेगा। हर की पैड़ी कॉरिडोर बनने की भी बात सामने आई। 52 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है और कैबिनेट की बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। उत्तराखंड युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधीन सेवा नियमावली, इसमें भी थोड़ा संशोधन प्रख्यापित किया गया है। पहली बार ये बनाई गई है। इसमें सीधी ये अभी तक यूपी की चल रही थी नियमावली जो 1980 में बनी गई थी। इसमें व्यायाम प्रशिक्षक और हाँ 55 व्यायाम प्रशिक्षक और 28 युवा कल्याण में प्रांतीय रक्षक दल के अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। कौशल विकास विभाग का बात था, जिसमें जो आईटीआई हैं उसमें अक्सर ये शिकायत आती है कि जो हमारे लेटेस्ट ट्रेंड के ट्रेड हैं उसके टीचर उपलब्ध नहीं हैं और जो बच्चे हैं उनकी ट्रेनिंग तो कर लेते हैं लेकिन बाद में रोजगार जब लेते हैं तो उसमें या लेने के बाद दिक्कत आती है। तो ये निर्णय हुआ कि डोमेन एक्सपर्ट जो भी नए नए रोजगार के हमारे संभावनाएं हैं उसमें जो अगर हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं है तो डोमेन एक्सपर्ट्स को हायर किया जाएगा। तो समाज में निचले तबके में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने नई सौगात देने की बात कही। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी देश का भविष्य होता है, खासकर ऐसे विद्यार्थी जिनके पास पैसों की कमी होती है और जो अल्पसंख्यक विद्यार्थी है उनके उच्च स्तरीय पढ़ाई के लिए कोचिंग सेंटर खोला जा रहा है, जिसमें आईएएस, पीसीएस, एमबीए, नर्सिंग और कई रोजगार उन्मुख कोर्स चले जाएंगे ताकि युवाओं को पढ़ाई के बाद नौकरी के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। उन्होंने आगे कहा कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के कारण बहुत सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जल्द ही स्थितियां ठीक कर ली जाएंगी।
हमने 7 कोचिंग सेंटर SC/ST के लिए प्रारंभ किए हैं, जिसमें IAS, PCS, NDA, नर्सिंग। मैं चाहता हूं कि ऐसे कोर्सेज चलाएं हम जो रोजगार मूलक हों, और रोजगार मूलक के माध्यम से हम यहाँ रोजगार सृजन करना चाहें। बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के कारण, बहुत से काम कम हो पा रहे हैं, मगर सौभाग्य से अब हमारी आउटसोर्सिंग एजेंसी प्रारंभ हो जाएगी तो हम कर्मचारियों को हैंड्स भी देंगे। एक मेरी पिछली बार तो खबर हल्द्वानी से बता दें कि जहां पर वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है और ऐसे में कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने अपने आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक की और अपने क्षेत्र में पूरे साल की योजनाओं का जायजा लिया। सड़क, बिजली और पानी के लिए अन्य विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। विधायक बंशीधर भगत ने क्षेत्र में सड़कें, विद्युत पोल और पानी की लाइनों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि इस दौरान विधायक ने कहा है कि उनके क्षेत्र में योजनाओं की क्या स्थिति है, कौन कौन सी योजनाएं धरातल पर उतर चुकी है और कौन कौन सी योजनाएं अभी अधूरी हैं, इसकी समीक्षा ली गई है। साथ ही बजट की समस्या को लेकर भी अधिकारियों ने उनको अवगत कराया है और जिसको लेकर विधायक ने अधिकारी को निर्देशित किया है कि इस वित्तीय वर्ष में उनके क्षेत्र में जो भी बजट आवंटित हुए हैं उसको 100% खर्च किया जाएगा, जिससे कि स्थानीय लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। सामान्यतः ऐसे हम अधिकारियों के साथ बैठते रहते हैं। ये PWD और विद्युत विभाग, बिजली विभाग के लोगों के साथ बैठ रहे हुए हैं, कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। जो कार्य स्वीकृत हुए हैं वो कितने हो गए हैं, कैसे हो गए हैं और कौन नहीं हुए हैं, और किन कार्यों में पहली किस्त आई थी, दूसरी किस्त नहीं आई है। विशेष रूप से जैसे RTO रोड कवरीकरण, नहर कवरीकरण का कार्य है, सड़क चौड़ीकरण का कार्य है, चौपुला के सड़क का चौड़ीकरण होना है, तो इन पर चर्चा कर रहे हैं। जो पैसा शासन से आना है उसको शासन से लाएंगे, जो नगर निगम से मिलना है वो नगर निगम से मिलेगा। सब मिला के एक काम जल्दी हो, इसके लिए सब बैठक। और तो उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। कांग्रेस भी बेरोजगार युवाओं के समर्थन में आकर सरकार पर निशाना साध रही है। तो वहीं अब बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का भी बयान सामने आया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस युवाओं को आगे करके अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगी है। मांग रहे हैं, चाहे वो अंकिता बच्चे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को उनके माँ बाप ये एजुकेशन दे रहे हैं, जब वो कोचिंग ले, गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी करे और उसके बाद सरकार उन पेपरों को लीक कर देती है। और जब वो युवा उनसे बात करने के लिए चाहता है तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, उन पर धाराएं लगाई जाती है, उनको अरेस्ट किया जाता है। हमारी मांग सरकार से है कि जो पारदर्शिता युवा मांग रहे हैं कि उनके एग्जाम को पेपर जो बार बार लीक हो रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। चाहे वो अंकिता भंडारी मर्डर केस हो, उसमें कहीं VIP का नाम सामने ना आ जाए। भर्ती घोटालों में जो S राजू ने कहा था कि सफेद पोस्ट नेता मुझे जांच नहीं करने दे रहे, इसलिए मैं पद से इस्तीफा दे रहा हूं, कहीं वो सफेद पोस्ट नेता जो भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता होगा उसका नाम कहीं हाकम सिंह ना ले ले, इनका कोई मंडल अध्यक्ष ना ले ले। इसलिए भी CBI जांच से बचने की कोशिश सरकार कर रही है। और लगातार हमारे युवा आज महिला शक्ति के रूप में ज्योति रौतेला जी और उनके साथियों ने आज आंदोलन की बागडोर संभाली है। सरकार केवल और केवल अपने VIP और अपने सफेद पोस्ट नेता को बचाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी से कंफ्यूज पार्टी, कांग्रेस कंफ्यूज पार्टी है। कांग्रेस यहाँ CBI की जांच की मांग की बात करती है
उत्तराखंड के युवाओं को, बेरोजगारों को, उत्तराखंड की जनता को बरगलाने की बात करना चाहती है, उत्तराखंड की जनता सब जानती है। कांग्रेस की सरकारें जहां जहां है कांग्रेस पार्टी की, वहां पर अगर जो सीबीआई कोई कार्यवाही करती, ईडी कोई कार्यवाही करती, इनकम टैक्स कोई कार्यवाही करती है तो कांग्रेस उस पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। और यहां पर कांग्रेस केवल बरगलाने की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी को अपना मत स्पष्ट करना चाहिए सीबीआई की मांग पर कि अगर जो अन्य जगह सीबीआई जांच करती है तो उस पर और तमाम संवैधानिक संस्था पर क्यों कांग्रेस बार बार प्रश्न चिन्ह लगाए। तो हरिद्वार जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी के नाम से एक प्रॉपर्टी कारोबारी से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई है। कुख्यात ने नाम से फोन पर रंगदारी मांगने का मामला सामने आने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मामले में प्रॉपर्टी कारोबारी ने सिडकुल थाने में शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने सुनील राठी समेत 6 लोगों के खिलाफ रंगदारी मांगने और धमकाने का मुकदमा दर्ज कर लिया। बता दें आपको कि शिकायतकर्ता रविकांत मलिक के मुताबिक सिडकुल थाना क्षेत्र स्थित एक जमीन को लेकर उसका एक पक्ष से विवाद चल रहा है और उसी जमीन को लेकर धमकी भी मिली है। सिडकुल थाना क्षेत्र में वादी रविकांत मलिक द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें उसके द्वारा बताया गया है कि उसे एक गैंगस्टर के नाम से धमकी भरे कॉल है जिसमें उनसे कुछ धनराशि की डिमांड की गई है। इस पर वादी द्वारा तहरीर लेकर के थाना पहुंचे, उस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। क्योंकि तहरीर में जो व्याख्यान था वो इस तरीके से था कि एक भूमि संबंधी विवाद है जिसमें दोनों पार्टियों की अपनी अपनी भूमि है, लेकिन एक तीसरा पार्ट है जिसको जो विवादित है। दोनों पार्टियों द्वारा उस भूमि के अधिग्रहण को लेकर के काफी टाइम से समझौता चल रहा था, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो एक पक्ष द्वारा गैंगस्टर को अप्रोच किया गया, उसके माध्यम से उसको धमकी भरे कॉल कराए गए। तो गदरपुर पुलिस ने वाहन चोरी के मामले का खुलासा करते हुए चोरी की बाइक के साथ एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मौके पर गदरपुर थाना परिसर में एसपी काशीपुर अभय सिंह ने कहा कि चेकिंग के दौरान एक युवक संदिग्ध मिला था। जब ई चालान काटने वाली मशीन से उस बाइक का नंबर मिला गया तो वो गलत निकला। इस पर युवक से सख्ती से पूछताछ की गई। इस पर युवक ने बाइक चोरी की होने की बात कबूल ली है और 4 अन्य चोरी की बाइक भी बरामद कर ली गई है। 2 गदरपुर थाना क्षेत्र की है और 3 अन्य थाना क्षेत्रों की है। वाहन चोरी की घटनाओं को हमने काफ़ी गंभीरता से लिया और उसी संवेदनशीलता के कारण हमने अलग अलग चौकी इंचार्जों के नेतृत्व में टीम बनाई थी, जिसमें हमें लगातार कुछ वीडियो फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और इसके माध्यम से जानकारी मिल रही थी कि कुछ लोग हैं यहाँ पे जो वाहन चोरी घटनाओं में संलिप्त हैं। इसी के क्रम में ये संदिग्ध एक बाइक मिली थी हमें, इसको चेकिंग में और इसमें जब जो हमारे पास ई चालान मशीन है उसके माध्यम से दिया गया तो ये संतोषजनक नहीं जवाब दे पाया। ले आकर के थाने में जब पूछताछ करी गई तो ये चोरी की बाइक निकली। इस तरीके से 2 बाइकों का रजिस्ट्रेशन तो हमारे वहाँ से, 3 बाइकें इसमें अन्य जगहों से चोरी किया। तो खबर जसपुर कोतवाली क्षेत्र के ठाकुर द्वारा मार्ग की है, जहां एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें बाइक पर सवार 2 लोगों की बाइक अनियंत्रित होकर पुलिया पर गिर गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि जसपुर ठाकुर द्वारा मार्ग पर तालाबपुर गांव के पास पुलिया पर एक बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई थी, जिस पर सवार सरफराज हुसैन की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं दूसरा युवक दानिश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बता दें कि पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर ने बताया है कि अनियंत्रित होकर एक बाइक गिर गई, जिस पर सवार एक युवक की मौत हो चुकी है जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
से जसपुर आते समय एक मोटरसाइकिल खुद ही अनियंत्रित होकर सड़क पर से नीचे कच्चे रास्ते पर गिर गई, जिसमें 2 युवक थे और दोनों में से एक युवक की मृत्यु हो गई है और जो दूसरा युवक है वो गंभीर रूप से घायल है। तो मौके पर पुलिस ने पहुंच के शव को कब्जे में लिया है, पंचायतनामा भरा जा रहा है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाएगी और तहरीर आने पर अगली कार्रवाई भी की जाएगी। तो उधम सिंह नगर के जसपुर में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन पर खनन माफियाओं के हमसाज होने का आरोप लगाते हुए नगर क्षेत्र में लगातार दिन रात बदस्तूर जारी है, जिसको लेकर रोड पर बड़े बड़े डंफरों का आवागमन भी जारी रहता है, जिससे कि सड़क दुर्घटना में बेतहाशा वृद्धि भी होती है। उन्होंने कहा कि कई बार प्रशासन से खनन रोकने की मांग भी की गई, लेकिन प्रशासन द्वारा उपजिलाधिकारी की ओर से खनन करते डंपर और जेसीबी को पुलिस प्रशासन को सौंप दिया गया, जिसको लेकर खनन माफिया भी छुड़ा ले गए। हिंदू जागरण मंच ने पुलिस के खिलाफ जमकर हमला बोला है। लगातार जो है चरम सीमा पर है और पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन आंख मूंद के बैठा हुआ है। अभी कुछ ही समय पहले की घटना है, जो है एक अवैध खनन में जो है जेसीबी पकड़ी जाती है और पुलिस की सुपुर्दगी में जो है वो ली जाती है और पुलिस की निगरानी में जो है उसे एक खनन माफिया छुड़ा करके ले जाता है। तो ये एक जो है पुलिस प्रशासन की नाकामी है, एक फेलियर की जो है एक निशानी है। तो पौड़ी में गर्मी का दौर शुरू होने से पहले ही शहर में पेयजल किल्लत शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि यहां अनियमित पेयजल आपूर्ति स्थानीय जनता की तकलीफ बढ़ा रही है, जिससे कि स्थानीय लोगों में अब जल संस्थान के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है। दरअसल बता दें कि शहर में नानघाट और श्रीनगर पेयजल पंपिंग योजना से पेयजल आपूर्ति की जाती है, लेकिन दोनों पेयजल पंपिंग योजनाएं जल संस्थान और विद्युत विभाग दोनों ही विभागों की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहा है। एक और जहां जल संस्थान लीकेज की समस्या को दूर नहीं कर पा रहा, तो वहीं दूसरी ओर विद्युत विभाग द्वारा बार बार शटडाउन किए जाने से पौड़ी में नियमित तौर पर पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। विंटर सीजन चल रहा है, अभी से पानी की समस्या हो गई पौड़ी में और हम 2 साल से लगातार जल संस्थान से संपर्क कर रहे हैं। जब हम यहाँ आते तो कहते साहब टेक्निकल फॉल्ट है, बिजली नहीं है, इसलिए हम जो है पानी की सप्लाई नहीं कर पाते। तो हमने उनको ये कहा, हम 2 साल से यही लगे हैं कि भाई आपको एक वैकल्पिक व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। जैसे हम लोगों के घर में अगर लाइट जाती है तो हम मोमबत्ती की व्यवस्था रखते हैं, तो हम 2 साल से लगे हैं, तो 2 साल से जल संस्थान ने उसमें कोई स्टेप नहीं उठाया। और अभी से जब पानी की ये कमी है तो गर्मियों में क्या हाल होंगे पानी के, ये आप सोच सकते हैं। सर इसमें हमारी 1.5 MLD 2 MLD श्रीनगर से वाटर सप्लाई पौड़ी के लिए होती है। ये बहुत काफ़ी पुरानी लाइन नहीं है, बार बार फटती रहती है जब और जिससे हमारी वाटर सप्लाई डिस्टर्ब होती है। बीच बीच में क्या होता है, हरिल से ये इनका शटडाउन रहता है, कभी लाइट रहती है कभी नहीं रहती है, उस वजह से हमारी डिस्टर्ब होता रहता है। फिलहाल हमारे जो ये गर्मी को देखते हुए हमारे टैंकर वगैरह जो भी हैं जिनसे हम सप्लाई की जाएगी और जहाँ हमारी लीकेज हो रही है लाइन तुरंत उसको ठीक कर दिया जाता है, लेकिन जहाँ अगर दिक्कत आएगी वहाँ हम उसको समस्या का निदान नहीं करते हैं। तो एक और जहां शासन प्रशासन के द्वारा पेड़ पौधे लगाए जाने की कवायद की जा रही है, तो वहीं अब जिले में विभागवार को पौधारोपण का लक्ष्य भी दे दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर लकड़ी माफियाओं के द्वारा धड़ल्ले से पेड़ों की अवैध तरीके से कटान की जा रही है और इस खेल में विभागीय जिम्मेदारों की मिलीभगत किसी से छिपी नहीं है। ताजा मामला रानीखेत से सामने आया, जहां इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ों की अवैध रूप से कटाई की जा रही है। लोगों का आरोप है कि ये सब कटान प्रधान के कहने पर ही हो रहे हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ कटाई का मामला रानीखेत से सामने आया और कहा जा रहा है कि प्रधान के कहने पर पेड़ों को काटा जा रहा है। तो रुड़की के नगर निगम के सभागार में बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। बोर्ड बैठक में पार्षद शामिल हुए। पार्षदों ने अपने अपने प्रस्ताव नगर निगम के अधिकारियों के समक्ष रखे। किसी वार्ड में लाइटों की समस्या का मामला सामने आया है तो कहीं वार्ड में नाले के निर्माण की समस्या सामने आई है। बोर्ड बैठक के दौरान पार्षद पंकज सतीजा ने कहा कि ये प्रस्ताव तो पास हो जाते हैं पर बाद में काम नहीं होता। हद तो ये है कि काम करवाने के लिए नगर निगम के चक्कर काटते काटते चप्पल तक टूट जाती है। बोर्ड बैठक में उपस्थित रहे पार्षद टोनी उर्फ संजीव राय ने सड़क का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा। इस दौरान पार्षद रविंद्र खन्ना ने भी टैक्स को लेकर आवाज उठाई। बैठक में रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल ने कहा कि पॉजिटिव नगर निगम के पार्षदों ने अपनी अपनी समस्या रखी है और 2023 और 2024 का बजट पास हुआ है। नगर निगम बोर्ड की बैठक की तस्वीरें आप रुड़की से देख रहे हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण में और क्षेत्र की सभी समस्याएं 40 के 40 वार्डों से हमारे पार्षद लेकर के आए और समस्याओं पे पूर्ण रूप से चर्चा हुई। जो पॉजिटिव नेगेटिव सभी चर्चाएं हुई हैं। बजट जो 2023-24 का है उसको पास किया गया है। स्वास्थ्य संबंधित, निर्माण संबंधित, टेस्ट संबंधित जो समस्याएं थी आज बोर्ड के अंदर सभी विषय रखे गए और मैं समझता हूँ मैक्सिमम जो विषय है वो पास हुए हैं। तो मच्छी मोहल्ले चौक से लेके इमली रोड तक, नदी तक जो ये तारकोल की सड़क है, ये एक मच्छी मोहल्ले चौक से लेके सब्जी मंडी होते हुए पहाड़ी बाजार तक, ये सब मेरा प्रस्ताव था। इसके अलावा मैंने और प्रस्ताव दिया, क्या नाम, ओपन जिम के लिए दिया। जो बाबा पुन्ना समाधि की तरफ इधर जो रोड पड़ी हुई है सड़क पे जगह, ओपन जिम और पार्क के लिए प्रस्ताव दिया। उन चीजों को मानते हुए ये कहा है तो देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्य सचिव ने की है कैबिनेट ब्रीफिंग। बड़ी जानकारी, कैबिनेट में आए 52 बिंदु, रेरा की गतिविधियां बढ़ गई हैं। कुल 31 पद सृजित किए गए। ऋषिकेश एम्स की ब्रांच उधम सिंह नगर में भी खुलेगी। खेल विकास निधि बनाई जाएगी। एमएसएमई स्टार्टअप की जमीन जरूरी होगी। 2 एकड़ पर्वतीय, 30 एकड़ समतल के जमीन जरूरी। उद्योगपति उत्तराखंड में लगाना चाहते हैं पैसा। 2 एकड़ पर्वतीय, 30 एकड़ समतल में जमीन जरूरी। उद्योगपति उत्तराखंड में पैसा लगाना चाहते हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, मुख्य सचिव ने कैबिनेट की ब्रीफिंग की। खेल विकास निधि बनाई जाएगी, ये कहा गया। एमएसएमई स्टार्टअप को लेकर भी बड़ी बात सामने आई है। नैनीताल बैंक हल्द्वानी में अपनी बैंकिंग ऑन व्हील्स वाहन की शुरुआत किया गया। आपको बता दें कि हल्द्वानी की मेयर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला ने बैंकिंग गाड़ी की हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया है। बैंकिंग ऑन व्हील्स पहल बैंक रहित स्थानों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एक पायलट परियोजना का एक हिस्सा है और इसका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को बैंकिंग की आधारभूत सुविधाएं जैसे कि बचत खाता, चालू खाता और ऋण से लेकर भी बातें बताई जाएगी। आपको बता दें कि नैनीताल बैंक ने अब आपके घर तक पैसा पहुंचाने का जिम्मा लिया है। गाड़ी के माध्यम से आपके घर पर कैश निकालने और जमा करने की सुविधा उपलब्ध है। आप जितना चाहें उतना खुद से कैश निकाल सकते हैं। जो बैंकिंग है ना वो समाज के हर वर्ग के लोगों को पहुंचे और जो बैंकिंग सुविधाएं हैं, बैंकिंग सुविधाएं 2 तरीके से होती हैं। पहली बात तो उनकी बचत खाते की सुविधाएं और दूसरी ऋण संबंधी सुविधाएं। वो ऋण संबंधी सुविधाएं हम उनके द्वार तक लेके जाएं, उनकी आवश्यकताओं को समझें और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार बैंकिंग को सरल और सुगम तरीके से उनके हम घर तक पहुँचाएँ। यही इसका उद्देश्य। नैनीताल बैंक द्वारा आज पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बैंकिंग ऑन द व्हील्स, यानी कि समाज के हर वर्ग के हर श्रेणी में घर घर तक जाकर बैंकिंग करना बैंकिंग ऑन द व्हील्स कहलाता है। और ये बहुत ही
नवाचारी कदम है, इनोवेटिव आइडिया है। तो अल्मोड़ा नगर का ऐतिहासिक मल्ला महल जो पहले पुराना जिलाधिकारी कार्यालय हुआ करता था, उसको अब सरकार की ओर से ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे पहले फेज में भवनों का सुधारीकरण किया गया, तो वहीं अब दूसरे फेज में 4 करोड़ की लागत से पर्यटकों और आम आदमी के लिए यहां पर म्यूजियम, रेस्टोरेंट, कैफे के साथ एक बड़े हॉल का भी निर्माण किया जाएगा, जिसको लेकर जिलाधिकारी वंदना ने इसका निरीक्षण करते हुए कहा कि मल्ला महल को अब पर्यटकों और आम जनता के लिए इसमें म्यूजियम सहित अनेक कार्य किए जाएंगे, जिससे ये अल्मोड़ा की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर के साथ लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। तो दिनेशपुर वार्ड नंबर 4 के लोगों के द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ काली पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक अरविंद पांडे और कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार ने की है। इस दौरान अरविंद पांडे ने कहा कि छोटे छोटे कार्यक्रम के द्वारा सनातन धर्म को मजबूती मिलती है। 130 करोड़ देशवासियों के सहयोग से आज यहाँ काली पूजा का महोत्सव का आयोजन हुआ है। मैं कमेटी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि निश्चित ही सनातन धर्म मजबूत इन छोटे छोटे आयोजनों से ही होता है, और यही शिक्षा दीक्षा हमारे जो संत पुरुष हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो हम सबको देते हैं, और उनके निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में दिनेशपुर क्षेत्र में बाबा बागेश्वर धाम के समर्थन में एक भव्य जुलूस निकाला गया। नमस्कार।